Hi everyone. So today let's start with history. As far as paper 1 is concerned, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, इन 3 पोर्शन से पूछे जाते हैं। नंबर 1, जो भी 1885 से लेकर 1947 वाला पार्ट है, मतलब 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई उसके बाद से लेकर जो भी पूरा टाइम पीरियड है आजाद होने तक, वो सारा टाइम इम्पोर्टेंट है और वहीं से ज्यादातर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली जो पीजेंट अपराइजिंग्स हैं, ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं, उनके बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं, जैसे संथल मूवमेंट वगैरह काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। और जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स हैं जैसे कि रतवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, इनके जो प्रोविजंस हैं आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट इस बार तो सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स में रतवारी सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसके अलावा गवर्नर जनरल्स की जो लिस्ट है उनका ऑर्डर आप लोग याद रख सकते हैं और उनके टाइम पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट ईयर्स नहीं भी पता हो तो अगर आपको गवर्नर जनरल्स का ऑर्डर भी पता हो तो कैसे भी तुक्का लगा सकते हैं क्वेश्चन में। और चार्टर एक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि चार्टर एक्ट्स जो आए थे 1813, 1833, 1853 और उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट्स जो आए, देन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, फंटाग्यू, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसकी क्या क्या प्रोविजन थे वो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली इसी पूरे 3 पोर्शंस में से ज्यादातर मेजरली सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनसे पहले वाले टाइम पीरियड में से भी क्वेश्चंस आते हैं पर उनकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है, तो अभी आप उन पे टाइम वेस्ट ना करें। अगर पेपर 2 की बात करें तो अगर कोई भी नेशनल मूवमेंट, स्वदेशी, बॉयकॉट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। आपने ये सब पढ़ा ही होगा, ऊपर वाली चीजें पेपर 1 के लिए तैयार की होंगी तो। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में से वो जनरली पर्सनालिटी के ऊपर पूछा जाता है। जैसे पिछली बार तो हिस्ट्री में कोई टॉपिक था ही नहीं है। स्ट्रगल में किसी का क्या रोल है उससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल वो रोल ऑफ सरदार पटेल इन फ्रीडम स्ट्रगल पूछा गया था और उससे पहले पूछा था रोल ऑफ फिल्म्स इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल में किसी का क्या रोल है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और पर्सनालिटी भी सरदार पटेल तो बहुत ही कॉमन और अहम पर्सनालिटीज हैं, तो मतलब सारी पर्सनालिटीज के बारे में आपको प्रिपेयर नहीं करना। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं कि उनका किसी भी मूवमेंट में क्या स्पेसिफिक रोल था, वो चीज आप लोग थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम के लास्ट के पेजेस में ये छोटी छोटी ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी हुई है, तो वो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। इस साल 2017 के लिए आप किस के बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले तो BR अम्बेडकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए और दलित्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, न सिर्फ इनके लिए बल्कि और फील्ड्स में भी, विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हर चीज में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो BR और काफी सारी पॉलिसीज भी निकाली जाती हैं, भीम ऐप बनाई है और लास्ट ईयर उनकी 125th एनिवर्सरी भी थी, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स इनका क्या क्या कहाँ का रोल था वो एक बार थोड़ा देख सकते हैं। अब जब BR अम्बेडकर की बात की तो रिजर्वेशन इश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके फॉर और अगेंस्ट में आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख सकते हैं दैट कैन बी हेल्पफुल इन द आर्ग्यूमेंट राइटिंग अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। नाउ सेकंड नंबर पे गांधी जी इज ऑल टाइम फेवरेट। गांधी जी के बारे में आप कुछ भी पढ़ लीजिए, उनकी कोर्स याद कर लीजिए, उनकी आइडियोलॉजी, नॉन वायलेंस, ये सब चीजें कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। ना सिर्फ हिस्ट्री क्वेश्चन में, पॉलिटी क्वेश्चन हो, इकोनॉमिक्स का हो, कहीं मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं गांधी जी के बारे में, तो उनकी आइडियोलॉजी के बारे में। और दूसरा चंपारण सत्याग्रह को 1917 से 2017 में एनिवर्सरी थी, तो उसके बारे में भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। गांधी जी का एक मास अपील थी, मतलब इससे पहले भी जो मूवमेंट्स हुई हैं उनमें वो मास अपील नहीं देखी गई थी जो गांधी जी की मूवमेंट्स में देखी गई है, चाहे वो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट हो या वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सब में मास मूवमेंट थी, तो उसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डॉक्टर APJ कलाम जी के लिए। APJ अब्दुल कलाम जी के लिए आप पढ़ सकते हैं, उनका जो भी रोल रहा न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस मिशन में, उसके बारे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आफ्टर दैट सावित्री फुले डूडल ने सेलिब्रेट किया था इनके बारे में, और थोड़ा न्यूज में भी था जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो इनके बारे में थोड़ा देख सकते हैं। इसके अलावा जब हमने APJ अब्दुल कलाम जी की बात करी है तो इसरो की अचीवमेंट्स के बारे में तो आप एक पेज जरूर बनाएं, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल, और सीधा सीधा उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो हिस्ट्री में से तो इन्हीं कुछ में से आएगा, मतलब अंदाजन यहीं कहीं से कुछ क्वेश्चन आना चाहिए पर्सनालिटीज को लेकर, ठीक है। और इसके अलावा भी जो वैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं बता देती हूँ।
हालांकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पर्सनालिटी में से क्वेश्चन आएंगे। तो हिस्ट्री में और क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, एक तो पार्टिसिपेशन पे, फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम मूवमेंट्स में विमेन का कितना पार्टिसिपेशन रहा, क्या पार्टिसिपेशन रहा, यूथ और स्टूडेंट्स का क्या पार्टिसिपेशन रहा, पीजेंट्स का क्या पार्टिसिपेशन रहा, इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, खासतौर से विमेन पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम मूवमेंट्स। तो वो भी जो भी विमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं आप उनके बारे में थोड़ा देख सकते हैं। देन रोल ऑफ मिडिल क्लास इन फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी काफी बार क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ब्रिटिश राज में, मतलब ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पर जो भी इकोनॉमिक चेंजेस थे हमारे यहाँ, जो भी इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या रेवेन्यू सिस्टम थे, उनके बारे में थोड़ा कई बार क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, ब्रिटिश राज की वजह से क्या क्या पॉजिटिव्स हुए हमारे ऊपर और क्या क्या नेगेटिव्स हुए। नेगेटिव्स तो सबको पता है, पॉजिटिव्स क्या क्या हुए, जो सोशल एविल्स खत्म हुए, रेलवेज ब्रिटिशर्स की वजह से ही बनी, देन एजुकेशन में उनका जो भी रोल रहा, वो सब आप थोड़ा देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज अ स्मॉल टिप, कुछ नहीं तो एक दिन पहले एग्जाम से आप एक गूगल कीजिए कि गांधी की कोट्स के बारे में, गांधी और कुछ और 2-3 लोगों के कोट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट लोगों की कोट्स के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, और जो भी आए उन्हें एक पेज पे लिख लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए और पेपर से जस्ट पहले रिवाइज कर लीजिए, सो दैट कैन बी यूज इन एसे राइटिंग। ठीक है, सो गांधी कैन बी यूज एनीवेयर। गांधी की जो भी आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस को लेके, अहिंसा, सत्याग्रह, ट्रुथफुलनेस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, इन सब के बारे में आप थोड़ा, अगर मतलब आप लोगों को पता होगा तो, या कुछ कोट्स इनके बारे में अच्छी लिखी हुई होंगी तो वो कहीं पर भी यूज हो सकती हैं। दूसरा, अगर पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो गांधीयन डीपीएसपी है, लक्ष्मीकांत के चैप्टर में जो गांधीयन डीपीएसपीज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 5 गांधीयन डीपीएसपीज हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग जगहों पे यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 47 लिक्विड बैन को लेके है, तो लिक्विड बैन इस बार वो भी काफी न्यूज में था। बिहार की बात करें तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, या फिर काउ स्लॉटर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक लिक्विड बैन पिछली बार या कहीं पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, काउ स्लॉटर वाला फॉर एंड अगेंस्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसके बारे में आर्टिकल 48 है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। या अगर कुछ SC ST या वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट को लेके आ जाए तो आर्टिकल 46 आप यूज कर सकते हैं। अगर विलेज पंचायत या सेल्फ गवर्नमेंट को लेके कुछ आ जाए, स्वदेशी गुड्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे बढ़ावा देना है, तो उसमें आर्टिकल 40 यूज कर सकते हैं। दैट इज द गांधीयन डीपीएसपीज। ठीक है, अगर डीपीएसपी की बात करें तो उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है जो बहुत ज्यादा न्यूज में हमेशा ही रहता है, दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर के हिसाब से काफी सारे डिफिकल्टीज हैं, तो उसके बारे में आप एक पेज प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, जब ऑलरेडी सबके पर्सनल लॉज हैं। तो बेसिकली क्रिमिनल लॉज होते हैं जो हर एक सिटीजन के लिए सेम होते हैं, ऐसे ही सिविल लॉज होते हैं जिसमें पर्सनल लॉज जिसके अंडर आते हैं। तो पर्सनल लॉज को छोड़ के बाकी सारे सिविल लॉज सबके लिए सेम है, लेकिन पर्सनल लॉज जैसे कि मैरिज को लेके, डिवोर्स को लेके, अडॉप्शन को लेके, मेंटेनेंस को, इनहेरिटेंस लॉज को लेके, ये सब पर्सनल लॉज में आते हैं। तो ये सबके डिफरेंट है, हिंदुओं के अलग है, मुस्लिमों के अलग है, क्रिश्चियंस के अलग है इनहेरिटेंस राइट्स। तो इसलिए क्या जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इसके बारे में 1-2 लाइन आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। देन आर्टिकल 44 का मेंशन आपको करना ही है, दैट इज द डीपीएसपी फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके पॉजिटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, नेगेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ट्रिपल तलाक के साथ बहुत बार न्यूज में था शायरा बानो केस की वजह से, तो वो आप थोड़ा आपको पता होगा, तो दिमाग में रख सकते हैं, मतलब लिखना पड़े तो। ठीक है, क्या क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो एक इक्वल स्टेटस मिलेगा सबको, जेंडर पैरिटी होगी, चाहे वो विमेन हो चाहे वो मैन हो। अच्छा, जो भी हमारे इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, और यंग पॉपुलेशन की एस्पिरेशंस यूनिवर्सल और ग्लोबल प्रिंसिपल्स पर आधारित है, ना कि पुराने चले आ रही प्रथाओं पर। ठीक है, तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लाना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन में ये बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, इतनी डाइवर्सिटी, इतने रिलीजन, कास्ट हैं, इतने सेक्ट्स हैं, तो बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने में। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक तरीके से रिलीजियस फ्रीडम का हनन माना जाता है, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि स्टेट जो है वो पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, इनको थोड़ा बड़ा के आप लोग लिख सकते हैं, एटलीस्ट बस 30 लाइन्स अराउंड तो लिखनी है। ठीक है, वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि ये ग्रेजुअल चेंज है, एकदम से लाएंगे तो सब लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे।
सभी कम्युनिटीज को बिठा के सभी स्टेक होल्डर्स की राय लेकर उनके कंसेंट के साथ ही धीरे धीरे ग्रेजुअली ये इवॉल्व होगा ये प्रोसेस पूरा। और जो भी इसका इनिशिएटिव लेना है वो कोई एक जना नहीं बल्कि कम्युनिटीज के विद इन कम्युनिटीज आना चाहिए। मतलब अगर विमेन के अगेंस्ट में कोई रूल है तो विमेन को ही आवाज उठानी चाहिए या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में से ही इनिशिएटिव्स आने चाहिए। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। अब हमने यूथ की बात करी कि इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन यूथ मतलब यंग पॉपुलेशन है। तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देयर वाज अ आर्टिकल आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 30 में डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में लिखा हुआ है कि जल्द ही डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर इस्तेमाल नहीं किया तो वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि यंग पॉपुलेशन तो है जो कि वर्किंग एज में है, लेकिन क्या फायदा उनका जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, वो नौकरी ही नहीं कर रहे, तो क्या फायदा उस यंग पॉपुलेशन का। तो इसमें दो चीजें दी हुई थी कि दो तरीके के इंडिया हैं यहाँ पे। एक है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया मतलब जो सदर्न स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, और एक हिंटरलैंड स्टेट्स हैं जैसे कि जो ऊपर नदर्न स्टेट्स हैं हमारे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इन दोनों इंडिया मतलब इन्हें एक तरीके से दो इंडिया बोला गया है जिनकी पॉलिसी कंसर्न्स बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे जो पेनिनसुलर इंडिया है वो कहा जा रहा है कि वो बूढ़ा हो रहा है, एजिंग पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है इसे, क्योंकि वहां वर्किंग एज पॉपुलेशन बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। ये देखो आसान भाषा में समझो, पेनिनसुलर इंडिया जो ये वाले स्टेट्स हैं ये अमीर स्टेट्स हैं, डेवलप्ड स्टेट्स हैं, एक तरीके से पढ़े लिखे स्टेट्स हैं। तो उन लोगों ने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया और इसी वजह से वहां यंग पॉपुलेशन नहीं है, पर लोग बूढ़े होते जा रहे हैं और 2020 में पॉपुलेशन की पीक भी आ जाएगी। ठीक है, जबकि जो ये वाले स्टेट्स हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इनकी पीक 2040 तक पहुंचेगी। इसलिए इन दोनों जगहों में पॉलिसी कंसर्न्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जहां पर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहां पे बूढ़े लोग होंगे, तो उनकी अटेंशन के लिए मतलब उनकी हेल्थ के लिए और इन सब के लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी। जबकि जो यूथफुल इंडिया है वहां पे उनको एजुकेशन देने के लिए, उनको स्किल्स देने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह उनकी दोनों पॉलिसी कंसर्न्स डिफरेंट होंगे। दूसरा इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि पेनिनसुलर इंडिया में लोग बूढ़े हो रहे हैं, कि यहां से लोग माइग्रेट होके साउथ में चले जाएं और वहां काम करें। सो ग्रेटर लेबर मोबिलिटी कैन बी अ सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे में ही पूरा डेटा कोट किया हुआ था रेलवेज का या कुछ, कि जिससे पता चलता है कि लोगों को माइग्रेशन में सच प्रॉब्लम नहीं है और विद इन स्टेट्स और इंट्रा स्टेट्स या इंटर स्टेट्स लोग बहुत ट्रैवल करते हैं काम के सिलसिले में इंडिया में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आप कर सकते हैं वो ये है कि योजना के जो फर्स्ट पेज होता है ना, योजना का जो चीफ एडिटर्स डेस्क का जो आर्टिकल होता है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2016 की जो योजना थी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे थी, तो उसका पेज 5 होता है चीफ एडिटर्स डेस्क का पेज, वो आप पढ़ लीजिए। साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया आप उसे लिख सकते हैं, वो मटेरियल बहुत अच्छा है। ठीक है, वो मतलब एक ओवरऑल पूरा आर्टिकल दे देता है साइंस से हर एस्पेक्ट को लिखकर, तो वो आप पढ़ लीजिए जरूर याद से। सेकेंड थिंग, जनवरी का योजना जो था वो डिजास्टर मैनेजमेंट था। डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आया भी था पिछली बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसी में चीफ एडिटर्स डेस्क का है हैंडलिंग डिजास्टर चैलेंज करके, उस पेज को आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कुछ जो अच्छी लाइनें हों। दूसरा, आपको सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, पेज 8 से 10 के बीच, पेज 8 पे ये दिया हुआ है, और साथ में 10 पॉइंट एजेंडा दिया हुआ है एक, जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, अगर आप लोगों को न्यूज में याद होगा तो। ठीक है, जो MCDRR की 2016 में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 10 पॉइंट एजेंडा प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वो 10 पॉइंट्स आप थोड़ा देख सकते हैं अगर याद लिखना पड़े तो। देन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में आप थोड़ा लिख सकते हैं, पेज 20 पे इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है। दूसरा, एक उसमें और भी चीज दी हुई थी, वो ये थी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और SDGs में क्या सिमिलैरिटी है और या क्या कोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो इसी से ये SDGs बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कुछ 1-2 साल पहले तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs काफी इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन 2015 में उसका टाइम खत्म हो गया और SDGs आ गए, तो अब SDGs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 गोल हैं इसके, 169 टारगेट्स हैं, तो ये 17 गोल्स क्या क्या है ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे राइटिंग में भी आपको एनवायरमेंट का कोई टॉपिक आ जाए तो उसमें आप लिख सकते हैं इसके बारे में। केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर से 1-2 लाइन आपको पता होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। देन फरवरी 2017 की योजना का पहला पेज, वही जो मैंने कहा आपको चीफ एडिटर्स
वाला पेज कैशलेस इकोनॉमी पे था, वो आप पढ़ सकते हैं। दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर राइटिंग आंसर, ठीक है, जिसपे प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है कैशलेस इकोनॉमी पे क्वेश्चन आने की। देन चौथा है बजट की योजना आई थी मार्च वाली, तो उसका भी आप फर्स्ट पेज देख सकते हैं। बजट पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बजट के बारे में लिखो, तो वो आपको हेल्पफुल होगा। नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के सबसे 4 बड़े इश्यूज हैं, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी और गवर्नेंस। ठीक है, एक्सेसिबल, पहले तो लोगों को स्कूल जाने के लिए स्कूल होने भी तो चाहिए या उनका एनरोलमेंट होना चाहिए, तो एक्सेस बहुत जरूरी है। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो अपॉर्चुनिटी का होना बहुत जरूरी है। इक्विटी की बात करें तो बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, माइनॉरिटीज के लिए होनी चाहिए एजुकेशन। तो उसके लिए काफी सारी स्कीम्स भी निकली है। गर्ल चाइल्ड के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में स्कीम निकली है। देन माइनॉरिटीज के लिए नई रोशनी स्कीम और ये सब है। क्वालिटी एजुकेशन, एनरोलमेंट तो बहुत हो गया सर्व शिक्षा अभियान की वजह से, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी खराब है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आके निकल के आता है कि चलो एनरोलमेंट तो है, लेकिन व्हाट अबाउट फंक्शनल लिटरेसी। तो फंक्शनल लिटरेसी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेसिकली खराब है। देन गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एजुकेशन के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं, देन यू हैव टू राइट अबाउट आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन, विच इज अ फंडामेंटल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को गारंटी करता है। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टिल 6 to 14 years ऑफ एज। डीपीएससी भी आर्टिकल 45 जो कि 6 साल के बच्चों से पहले की है, वो भी आप कोट कर सकते हैं। अब एनरोलमेंट हो गया, रिटेंशन बहुत जरूरी है। अब बच्चों को रिटेन करने के लिए मिड डे मील स्कीम चलाई। मिड डे मील में जो कैलोरीज हैं, कितनी कैलोरी देते हैं, वो स्पेसिफिक कैलोरी की कितने ग्राम दिया जाता है प्रोटीन, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा ऐसे में। दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। ठीक है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, गूगल करके मिल जाएगा आपको। देन देयर वाज अ TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट, तो उसकी जो रिकमेंडेशन थी उनके बारे में। एक्चुअली ये सब लिखने का इतना टाइम नहीं है, आपको सिर्फ 30 लाइनें लिखनी है, उसमें ये सब नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये सब नाम डाल दो, तो जो चेक करेगा उसने कहा हाँ ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो कीवर्ड्स की तरह ये सब काम करता है। तो ये सब डिटेल में नहीं लिखना, सिर्फ इनका एक एक दो एक एक लाइन, एक एक वर्ड ऐसे लिखा जाता है। तो TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट भी कहीं मेंशन कर दो। ठीक है, नाउ कमिंग विद हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए एज आई सेड कि अपॉर्चुनिटी क्रिएशन बहुत जरूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया, इम्प्रिंट चलाया। ठीक है, तो इम्प्रिंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रिसर्च के लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया, जैसे इंस्पायर चलाया, किरण चलाया। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लोगों को ज्यादा इन्वेंशन इनोवेशन में डाला जा सके, उसके लिए प्रोग्राम चलाया रिसर्च ओरिएंटेड। तो ये आपको मेंशन करना है। पूरा इनके डिटेल लिखने लगे तो इसी में भर जाएगा, सिर्फ इनके नाम मेंशन कर दो। ठीक है, नाउ कमिंग विद द रैंकिंग्स। कंपटीशन का एक ये जो सेंस होता है वो काफी हेल्पफुल होता है किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, तो रैंकिंग्स बहुत जरूरी है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जहां पे कोई भी ऑटोनोमस बॉडी हर इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग करेगी। ठीक है, PISA जो परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए पहले इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, अब कह रही है कि अगले साल से करेगी, तो उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइड पे जो आप ब्लॉक देख रहे हैं उसमें काफी सारी चीजें हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन, ये सब विजन इसकी अगर आप वो देखेंगे ना मैगजीन, उसमें आपको एजुकेशन वाले पार्ट में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बारे में एक एक लाइन पढ़ लीजिए ताकि बस इनके नाम डाल सकें आप। विद्यांजलि स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अभी सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन भी आया था, तो विद्यांजलि स्कीम के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन के बारे में, पढ़े भारत बढ़े भारत के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल इंडिया के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो और भी एजुकेशन से रिलेटेड तो बहुत सारे पॉइंट्स है, पर आई एम श्योर इतने में आपका ठीक ठाक एस्से बन जाएगा। एस्से में एक्चुअली 20 नंबर का एस्से होता है। अब आप काफी अच्छा भी लिखेंगे तो ऐसा तो है नहीं आपको 20 में से 15 मार्क्स या 20 में से 18 मार्क्स मिल जाएंगे, 10-12 मार्क्स मिल जाए वो भी काफी है। और जनरली इन पेपर्स में मार्किंग बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही खराब मार्किंग दी जाती है। तो हमारा ये होना चाहिए कि एटलीस्ट हर क्वेश्चन में हमें हाफ मार्क्स तो मिल ही जाए। मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 तो कम से कम मार्क्स हमें मिल ही जाने चाहिए, तो भी सफिशिएंट है, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एट द एंड में बस ये कहूंगी कि हिस्ट्री करना है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो, अभी इतना टाइम नहीं है हिस्ट्री के लिए, इसमें टाइम वेस्ट होगा थोड़ा। कुछ नहीं तो गांधी जी के कोट्स जरूर याद कर लें, वो एक गांधी जी की कोट्स और भी जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं इनकी कोट्स की एक लिस्ट एक पेज पे लिख लें और वो कोट्स याद कर लें ताकि कहीं यूज कर सकें। इसके अलावा डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में आप पढ़ लीजिए, और ये योजना के जो मैं पहले पेजेस बता रही हूँ आपकी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पेजेस होते हैं वो जरूर पढ़ लें, क्योंकि वो योजना हर एक अलग अलग थीम पे आती है हर मंथ, तो हर एक थीम भी आपकी कवर होती जाएगी उसमें, किसी पे भी आ जाए, साइंस पे आ जाए, डिजास्टर पे आ जाए, तो आपका वो एक थीम आपकी तैयार हो जाएगी जो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, I think that's all for today. So tomorrow we will discuss some more topics. Okay, if you like the video, please
hit like, subscribe and comment in the section below. Okay, bye bye.